पहले सम समझते हैं। निर्जा परचेस्ड personal painting at rupees 2,17,000 during 2003-4. During 4-5, residential house was purchased at rupees 1,37,700, and 2008-9, in the year 8-9, some construction expenses has been done, that is cost of improvement. 8-9 में कुछ और एक्स्ट्रा खर्चे किए। सो दो एसेट यहाँ पे दी हुई है आपको इस सम में। देर आर मोर देन वन एसेट। एक है आपकी पर्सनल पेंटिंग निर्जा की और दूसरा है रेसिडेंशियल हाउस। ऑन 1/8/2019 शी सोल्ड पेंटिंग, पेंटिंग बेच दी, ब्रोकरेज पे किया गया। ऑन द सेम डे शी सोल्ड रेसिडेंशियल हाउस भी सोल्ड कर दिया, बेच दिया है, उस पर भी ब्रोकरेज 1% पे किया। ऑन 1/11/2019 शी इन्वेस्टेड ₹15 लाख इन 5 years bonds of NHAI। ऑन 1/11/2019 उन्होंने NHAI के बॉन्ड्स परचेज किए 5 year टर्म वाले। आपने इंडेक्स की मदद से वैल्यूएशन करना है। सम अच्छा है, सामने से बोल रहा है दैट यू आर सपोज टू मेक कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 EC। अब एक से ज्यादा एसेट अगर आपको सम में दी हो तो हम क्या करते हैं सर, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट बनाते हैं सर। एक से एसेट अगर ज्यादा दी हो तो हम कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न में इसका वैल्यूएशन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, स्टेटमेंट की हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ श्रीमती नीरजा। फिर हमने प्रीवियस ईयर 1920 लिखना है और असेसमेंट ईयर लिखना है आपने 2021। इस तरीके से आपने एंट्री करनी है। उसके बाद स्टेटमेंट के अंदर आपको हेडिंग्स देनी होगी। हेडिंग्स देने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कितनी एसेट्स है। तो सर हमने पढ़ लिया 2 एसेट्स, पर्सनल पेंटिंग है और हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस है। ये दोनों की दोनों कैपिटल एसेट है, ये भी पता होना चाहिए। हाँ सर, दोनों की दोनों कैपिटल एसेट है, पर्सनल पेंटिंग भी कैपिटल एसेट माना जाए। सो अब हम हेडिंग दे सकते हैं कैपिटल एसेट्स, पहली पर्सनल पेंटिंग, दूसरी रेसिडेंशियल हाउस और टोटल। चलिए, तो अब आपका स्टेटमेंट यहाँ पे रेडी हो गया है, फॉर्मेट रेडी हो गया है स्टेटमेंट की वैल्यूएशन के लिए। अब हम 1 by 1 जो डिटेल्स हमको सामने दी हुई उसके हिसाब से वैल्यूएशन एंट्री करें। चलिए, सबसे पहले एंट्री होगी सेल्स की। तो लेट्स हैव द फर्स्ट एंट्री इन द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सेल्स कंसीडरेशन। तो पेंटिंग की सेल्स कंसीडरेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले पेंटिंग कितने में बेचा गया देख लेते हैं सर। सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल दी है 1/8/2019, जो प्रीवियस ईयर में ही बेचा गया। हाँ सर, बेचा गया है। तो वही एंट्री होगी, 16 lakhs की एंट्री आ जाएगी सेल्स। वैसे ही रेसिडेंशियल हाउस की एंट्री लेंगे, ये भी मकान बेचा गया है, 18 lakhs में बेचा गया है, 18 lakhs। वहाँ सर उसकी भी एंट्री हो गई। अब ये मकान और पेंटिंग बेचते वक्त अगर कोई खर्चा किया गया हो तो उसे एज ए जनरल डिडक्शन हम डिडक्ट करें। तो अगली एंट्री ले लेते हैं, लेस ब्रोकरेज। दोनों में ब्रोकरेज ही है तो ब्रोकरेज की एंट्री ले लेंगे। पहले में रेडीमेड अमाउंट दी हुई है 4,900, सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है 4,900 का ब्रोकरेज पे किया गया है, डिडक्ट करेंगे। और दूसरे केस में 1% ब्रोकरेज है, किस पे कैलकुलेट करेंगे सर, सेल्स प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे 1% ब्रोकरेज, यानी 18 लाख पे 1% ब्रोकरेज निकालेंगे जो होगा 18,000। तो हमें जो मिलेगा सर इस अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद जो मिलेगा वो होगा नेट कंसीडरेशन। दोनों एसेट को बेचने के बाद जितनी मिली हो कैश उसकी एंट्री ऐसे इस तरीके से दिखती है। सो इट्स नेट consideration from both the assets we have received, that is 15,95,100 और दूसरे केस में 17,82,000। अगली एंट्री पे चलते हैं सर। जनरल डिडक्शन के बाद आता है स्पेसिफिक डिडक्शन, उसकी एंट्री ले लेते हैं। पहले तक तो फिक्स ही है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आपका आना ही आना है, वहां तक तो आपकी एंट्री रहेगी। लेकिन इस सम के अंदर रेसिडेंशियल हाउस पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का भी वैल्यूएशन होगा, क्योंकि मकान के ऊपर खर्चा किया गया है बाद में।
45 में परचेज किया गया था, तो ये परचेज प्राइस है, ओरिजिनल कॉस्ट है, जिसके बेसिस पे हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करते हैं। 2008-9 का जो हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है वो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मकान में कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किया गया है, तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे बनेगी। उसकी एंट्री पे चलते हैं, मीन्स उसका भी हम यहाँ पे वैल्यूएशन करेंगे। तो इन दोनों का कैलकुलेशन अब हम करने जा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी विल फाइनलाइज इट। आगे बढ़ते हैं। तो पहले एसेट ले लेते हैं। एसेट नंबर 1 पर्सनल पेंटिंग पे चलते हैं। पर्सनल पेंटिंग के लिए हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय करंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, शॉर्ट में CCII, अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ परचेज। 2003-4 का इंडेक्स यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे फ्रेम होगा सर? ओरिजिनल कॉस्ट फिक्स है, एसेट इज परचेज्ड आफ्टर 1/4/2001। मार्केट प्राइस दी भी होती तो भी मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इस सिचुएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट ही आएगा, यानी परचेज प्राइस पे ही वैल्यूएशन होगा, ये कंफर्म है। करंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी 1920 का इंडेक्स लेंगे, 289 यूज होगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल में एसेट परचेज की गई है उस साल का इंडेक्स यूज होगा। सो 3-4 का इंडेक्स यूज होगा, 109 है, 109 वो यूज करेंगे। सो अब इसकी वैल्यूएशन पे चलते हैं। 2,17,000 जो परचेज प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 289 अपॉन 109, अगर हम वैल्यूएशन करते हैं तो आएगा 5,75,349। तो ये ज्वेलरी का वैल्यूएशन हो गया। वैसे ही आगे बढ़ेंगे अब हम अगले एसेट की ओर। तो उसके वैल्यूएशन पे चलते हैं। एसेट नंबर 2 रेसिडेंशियल हाउस लिखेंगे। इसमें भी पहला वैल्यूएशन होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, सेम फॉर्मूला, लेकिन नीचे साल बदलेगा क्योंकि हमने जो रेसिडेंशियल हाउस परचेज की है वो 2004-5 में परचेज की गई, तो नीचे का इंडेक्स चेंज होगा और यहाँ फॉर्मूला एज इट इज ही रहेगा, अमाउंट चेंज होगी। तो रेसिडेंशियल हाउस जो परचेज किया गया है सर 4-5 में, उसकी वैल्यू है 1,37,700। ये एसेट भी परचेज की गई है आफ्टर 1/4/2001। सो मार्केट प्राइस दी भी होगी तो भी मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा। तो 137,700 एक ही प्राइस जो दी है उसी पे वैल्यूएशन करना है। अब चलते हैं वैल्यूएशन पे। यहाँ हम वैल्यूएशन ले लेते हैं उसका। सो द आंसर इज 1,37,700 मल्टीप्लाई बाय 289 अपॉन इंडेक्स ऑफ 4-5, 113, 352, 171। तो ये होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस का वैल्यूएशन रेडी, कैलकुलेशन डन। इसी के अंदर और खर्चा किया गया है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की मैटर आ रही है। तो आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला रेडी करेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सब में इंफॉर्मेशन होगी, कोई एडिशनल खर्चा किया होगा एसेट के ऊपर तो ही उसका कैलकुलेशन करना। हर सम में पूछा जाए ये जरूरी नहीं, हर सम में इसकी इंफॉर्मेशन ये जरूरी नहीं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सम, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का कैलकुलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन 99% सम में होता है। सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय करंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर, जिस साल में सुधारा वधारा किया गया हो, कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया गया हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया हो तो करेंगे। 2008-9 में खर्चा किया गया एसेट के ऊपर, कौन सी एसेट? रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर। तो 2008-9 की जो वैल्यू दी है 275,500 पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। सो 275,500 अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 289 अपॉन 137,89 का इंडेक्स यूज करेंगे तो सब में दिया हुआ ही है, 89 का इंडेक्स 137 है वो यूज करेंगे, और 581, 164 तीन का वैल्यूएशन हो चुका है, स्पेसिफिक डिडक्शन कंप्लीट हो चुका है, इतना कैलकुलेशन था हो चुका है। अब चलते हैं वैल्यूएशन पे, एंट्री पे चलते हैं। पहले केस के अंदर पेंटिंग के अंदर सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था तो वो हमने लिख दिया 575,349।
उसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए वहाँ डैश दिखाएंगे, नील। दूसरे में दोनों की दोनों वैल्यूएशन थी, दोनों की एंट्री होगी। हाउस के अंदर 350 टू 171 और दूसरा इंप्रूवमेंट जो है 581 164 की एंट्री होगी। अब हम कैपिटल गेन की अमाउंट फाइनल कर देते हैं, निकाल लेते हैं दोनों की, डन कर देते हैं। सर 1595 100 पेंटिंग की जो नेट कंसिडरेशन है उसमें से ये जो डिडक्शन है माइनस करेंगे, हमारा कैपिटल गेन 10,19,751 आ जाएगा। हाउस के अंदर भी सर जो नेट कंसिडरेशन है 782, उसमें से ये दोनों अमाउंट डिडक्ट कर देनी है, माइनस कर देनी है, तो हमारा कैपिटल गेन 848,665 पॉजिटिव है दोनों, कैपिटल गेन हो रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। अब हम ये डिसाइड करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैपिटल एसेट अब हम डिसाइड करेंगे वेदर द एसेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। चलिए डिसाइड कर लेते हैं। पहली एसेट जो है पेंटिंग है, कब परचेज की गई है, परचेज डेट देखेंगे सर 2003-4 में परचेज की गई है। ये बेची कब गई थी सर 1/8/2019, अप्रॉक्स 15-16 साल हो गए। और पर्सनल पेंटिंग कौन सी कैटेगरी में आता है सर, ये कैटेगरी आ जाता है सर, कैटेगरी है इसकी इन मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। 36 मंथ्स का ड्यूरेशन हमें देखना है पर्सनल पेंटिंग। पेंटिंग वेदर यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस और नॉट, इट इज अ कैपिटल एसेट, पहली चीज। और दूसरा, इसमें आपने 36 मंथ्स का ड्यूरेशन देखना है, होल्डिंग पीरियड देखना है। तो सर ये तो अप्रोक्स 16 साल के बाद बेची है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी। तो इसमें से जो गेन प्राप्त हुआ है 10 लाख का, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, डिसाइड कर लिया। उसी तरीके से रेसिडेंशियल हाउस में भी हमने फाइनल करना है। रेसिडेंशियल हाउस कब परचेज किया गया, 2004-5 में परचेज किया गया। ओके 2004-5 में परचेज किया गया है। और ये बेचा कब गया सर, तो सर ये बेचा गया सेम डे, यानी कि 1/8/2019 सेम डे को ही बेचा गया है। तो इसको भी हम कह सकते हैं तकरीबन 15 साल के बाद बेचा गया है। और इसका होल्डिंग ड्यूरेशन, होल्डिंग पीरियड कितना है सर, इनमूवेबल प्रॉपर्टी है रेसिडेंशियल हाउस, और होल्डिंग पीरियड आता है 24 मंथ्स, 2 साल के बाद बेचा हो, खरीदने की तारीख से 2 साल के बाद बेचा हो, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो दोनों की दोनों लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसका टोटल मैं यहाँ पे इस समय आउटर कॉलम में लूंगा। तो मैं टोटल आउटर कॉलम में ले लूंगा। टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो एसेट को बेचने के बाद आ रहा है 18,68,460। चलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ पे 54 का फायदा मिलेगा या 54 ईसी का फायदा। सब में तो स्पष्ट बोल दिया 54 ईसी का ही फायदा आपने लेना है, सब में स्पष्ट बोल दिया है फाइंड आउट टैक्सेबल कैपिटल गेन अकॉर्डिंग सेक्शन 54 ईसी। लेकिन फिर भी हमें हमारी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेना चाहिए क्या 54 का फायदा मिल सकता है। 54 की मेन शर्त देख लेते हैं, क्या जो एसेट बेची गई है उसमें रेसिडेंशियल हाउस है, सिर्फ हाउस नहीं। 54 में रेसिडेंशियल हाउस की बात हो रही है, रहने लायक मकान, सिर्फ रहने लायक मकान। रेसिडेंशियल हाउस है क्या, हाँ सर रेसिडेंशियल हाउस खरीदा तो गया था, परचेज किया गया था। ओके अच्छी बात है, परचेज किया था। लेकिन क्या रेसिडेंशियल हाउस को बेचा और बेचने के बाद रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदा है क्या। सर रेसिडेंशियल हाउस बेचा तो है, लेकिन जो न्यू इन्वेस्टमेंट किया उसमें मकान में नहीं किया है सर, तो 54 का फायदा नहीं मिलेगा। हाउस बेच के हाउस खरीदा हो तो ही 54 का फायदा, मोनोपोली है। तो मकान बेचा तो है लेकिन मकान खरीदा नहीं है जनाब ने, यहाँ मोहतरमा है, मोहतरमा है। सो यहाँ दो एसेट बेची है, पेंटिंग बेचा है, हाउस प्रॉपर्टी बेची है, और ये दोनों एसेट बेचने के बाद जनाब ने एनएचएआई के बॉन्ड्स खरीदे हैं, यानी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है। हाँ सर कोई भी एसेट बेचा हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में किए, हाँ सर बॉन्ड्स में किए, वो भी 5 साल वाले, हाँ सर 5 साल वाले ड्यूरेशन दिया है, ठीक है। एनएचआई के बॉन्ड्स खरीदे, हाँ सर एनएचआई के बॉन्ड्स खरीदे जो वैलिड है। तो यहाँ पे हमें फायदा मिलने की संभावना है, हमें शर्त चेक करनी पड़ेगी। शर्त हमने कुछ चेक करी, ओल्ड एसेट सोल्ड शुड बी एनी कैपिटल एसेट
एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, हाँ सर कोई भी एसेट बेची हो चलेगा, या 2 एसेट बेची, दोनों में बेनिफिट मिल सकता है, कोई भी एसेट बेची हो चलता है 54 EC। लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर किया हुआ होना चाहिए। सर किया है, NHAI शर्त फुलफिल हो रही है सर? यस सर। 6 महीने के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, अब 6 मंथ्स के अंदर बॉन्ड्स खरीदे, देख लेते हैं। ये दोनों एसेट कब बेची? 1/8/2019, दोनों की दोनों इसी डेट को बेची। और जो न्यू इन्वेस्टमेंट किया गया बॉन्ड्स के अंदर 1/11/2019, यानी सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने में नई एसेट खरीद ली। हमारे पास 6 महीने का समय था निर्जा के पास, उसने 6 महीने के अंदर खरीदी, 3 महीने के अंदर ही उसने नई एसेट खरीदी। मैक्सिमम 50 लाख तक का फायदा मिल सकता है सर, यहाँ तो रकम कम ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 लाख सर इजीली मिल सकता है। तो हम यहाँ पे 54 EC का बेनिफिट ले सकते हैं इस समय। तो अब इसकी एंट्री करेंगे कैसे? दोनों पे बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए मैंने दोनों का कैपिटल गेन आउटर कॉलम में ले लिया, ऐड करके यहाँ ले सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे एग्जम्पशन की एंट्री करूंगा, एग्जम्पशन की एंट्री लेते हैं, लेस एग्जम्पशन अमाउंट अंडर सेक्शन 54 EC, और मैं यहाँ पे 15 लाख, कितना इन्वेस्टमेंट किया है जनाब ने? सर 15 लाख का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है, 15 लाख का है, 15 लाख का पूरा फायदा मिलता है। अगर मान लीजिए 20 लाख होता तो मैं 20 लाख पूरा ले लेता यहाँ पे, लेकिन आंसर नील हो जाता। तो अब यहाँ पे हम हमारा फाइनल वैल्यूएशन दिखा देते हैं। फाइनल आंसर क्या होगा सर? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 3,68,460। मान लीजिए 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता NHAI के अंदर ही, तो सर मैं यहाँ 20 लाख लिखता और मेरा फाइनल आंसर नील होता। नेगेटिव आंसर नहीं लेना है हमें ध्यान में। अगर आपने थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लिया तो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांगने नहीं जाना। तो यहाँ पूरा फायदा मिलेगा, पूरा इन्वेस्टमेंट जो किया 15 लाख का पूरा फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आपने वैल्यूएशन करना है इस सम के अंदर। सो बहुत ही बढ़िया सम था। आई होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आया होगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको कंडीशंस बाय हार्ट करनी है। अगर आप कंडीशंस बाय हार्ट नहीं कर रहे हो तो आपको ये समझ में इतना अच्छे से नहीं आएगा दोस्तों।